नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, जिसमें आपको पढ़ना होता है रीजनल ज्योग्राफी यानी कि प्रादेशिक भूगोल के बारे में आपको अध्ययन करना होता है। प्रादेशिक भूगोल को अंग्रेजी में रीजनल ज्योग्राफी कहते हैं और रीजनल ज्योग्राफी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ठीक है, ज्योग्राफी पेपर 1 में 5th सेमेस्टर में आपको अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में हम विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पिछले कई वर्षों में चूंकि रीजनल ज्योग्राफी पहले से ही पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें जो क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी बार जो कई विश्वविद्यालय में प्रश्न आए हैं, पिछले बार कई विश्वविद्यालय में पूछे गए थे, तो उन सभी प्रश्नों को आपको एक प्रकार से दिखाने का प्रयास, उन प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है, ये सब आपको बताने का प्रयास किया जाएगा आज की वीडियो के माध्यम से। तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये अति लघुत्तरीय का क्वेश्चन है। अभी मैंने दीर्घोत्तरीय का भी रखा है और लघुत्तरीय का भी रखा है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। कल मैंने पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 का दिया था, आप लोगों ने उसको भी देखा होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो परेशान होने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है महोदय। संतुलित, संतुलित माने क्या होता है? बैलेंस्ड। क्षेत्रीय माने होता है रीजनल। विकास माने होता है डेवलपमेंट, यानी ऐसा विकास जो कि संतुलित हो, जिसमें हर एक मुद्दों पर ध्यान रखा जा रहा हो, हर एक चीज़ को सेटिस्फाई करता हो, ऐसा विकास संतुलित विकास कहा जाता है। और क्षेत्र का विकास, तो विश्व के कुछ ही राष्ट्र ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अत्यधिक है। प्रति व्यक्ति मतलब आय होती है कि उस देश के जितने लोग हैं उनकी आय कितनी है एक साल के अंतर्गत। जैसे कि मान लेते हैं वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय या प्रति कैपिटा इनकम जो होती है वो किसी देश की गुणवत्ता को दिखाती है, उस देश के जो है कि वह देश कितना धनी है या कितना आगे है, इसको दर्शाता है। अगर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय समझ रहे ना, यानी कि उस देश में रह रहे व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति का औसत निकाला। मान लेते हैं किसी देश की जनसंख्या 100 लोग किसी एक देश में रहते हैं, ठीक है, और उस देश में एक प्रकार से एक साल में उस देश के अंतर्गत लगभग जो है 20,000 रुपये एक साल में वहाँ के लोग कमा लेते हैं। 20,000 रुपये कमा लेते हैं और 100 लोग रहते हैं, तो वहाँ की प्रति कैपिटा इनकम कितनी होगी? चूँकि 2000 जनसंख्या है, इससे आप भाग दे देंगे 100 का, ठीक है, यानी 100 लोगों में 0 0 काट दो, 0 0 काट दो, कितना हो जाएगा? 200। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो कितना रुपए कमाता है भाई? 200 रुपये कमाता है एक व्यक्ति। कितना रुपए कमाता है? एक व्यक्ति जो है 200 रुपये कमाता है। ये बात आप ध्यान रखें। कितना व्यक्ति कमाता है? एक व्यक्ति 200 रुपये कमाता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इसी तरीके से प्रति कैपिटा इनकम कितनी हुई? 200, यानी उस देश में प्रति कैपिटा इनकम कितनी हुई या प्रति व्यक्ति आय? 200 रुपये हुई। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो विश्व के कुछ ही ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अत्यधिक है, यानी ज़्यादा है, तथा जो विकास की उच्च स्तरीय अवस्थाओं में प्रविष्ट कर चुके हैं। जब चूंकि प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी तो जान लीजिए कि वो देश जो है विकास के अग्रणी मापदंडों को पार कर चुका है या उच्च स्तरीय अवस्थाओं में घुस चुका है। क्लियर? दूसरी ओर देशों का बहुत बड़ा समूह ऐसा है जिसमें प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बहुत कम है, ठीक है, और जो विकास की निम्न स्तरीय अवस्थाओं की को पार नहीं कर पा रहे हैं या उस अवस्था से गुजर रहे हैं, निम्न स्तरीय व्यवस्था से गुजर रहे हैं, उनका जो प्रति कैपिटा इनकम है वो अभी ठीक ठाक नहीं है। अति विकसित देशों और अल्प विकसित देशों में यह अंतर निरंतर विद्यमान ही नहीं है, बल्कि इस अंतर में वृद्धि भी होती जा रही है। यही क्षेत्रीय असंतुलन होता है। लेकिन जब एक प्रकार से ठीक ठाक तरीके से विकास होता है, हर एक क्षेत्र का विकास होता है, हर एक क्षेत्र अपने आप में डेवलप होता है, तो उसी को क्षेत्रीय संतुलन कहा जाता है। लेकिन जब विकास नहीं होता हर एक क्षेत्र का, किसी क्षेत्र का विकास ज़्यादा, किसी क्षेत्र का विकास कम, तो ऐसे में उसी को क्षेत्रीय असंतुलन की दशा कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है दूसरा नंबर, फ्रीडमैन का केंद्र परिधि मॉडल। सेंट्रल जो परिधि मॉडल है, केंद्र परिधि मॉडल। केंद्र क्या होता है? जैसे कोई वृत्त है, ये वृत्त मान लेते हैं हम, तो वृत्त का केंद्र क्या होगा? वृत्त का केंद्र एकदम सेंटर पॉइंट जो होगा वो केंद्र होगा। परिधि वृत्त की क्या होगी? ये जो एरिया है, ये लाल वाली लाइन, इसी को परिधि कहा जाता है, ठीक है, वृत्त की। तो परिधि माने चारों ओर वाला एरिया, केंद्र माने एक सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। तो फ्रीडमैन का जो केंद्र परिधि मॉडल है ये क्या दर्शाता है? देखिए, फ्रीडमैन के अनुसार किसी भी क्षेत्र का विकास
वहाँ के विकसित केंद्र तथा अविकसित परिधि के परस्पर संबंधों पर डिपेंड करता है। यानी वहाँ का जो केंद्र होता है अगर वो विकसित है और अविकसित परिधि है, यानी केंद्र उसका ज़्यादा पावरफुल है और उसके जो चारों तरफ का एरिया है वो अविकसित है, तो उसी के परस्पर संबंध को ही फ्रीडमैन का केंद्र परिधि मॉडल कहा जाता है। फ्रीडमैन कहते हैं कि कुछ क्षेत्र कुछ अनुकूल कारणों से तेजी से विकसित हुए और विकास के केंद्र बन गए। इन केंद्रों की परिधि अविकसित क्षेत्र रह गई। तो जैसे कि मान लेते हैं किसी से अहमदाबाद हो गया या दिल्ली या मुंबई या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास बहुत ज़्यादा हो गए, उनकी तुलना में बिहार या उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में झारखंड, ठीक है, या ऐसे और राज्य हैं जो पिछड़ गए किन्हीं कारणों के वश में, तो वो परिधि हो गए और जो केंद्र बन गए उनमें बहुत ज़्यादा उद्योग वगैरह इकट्ठे जमना, चूँकि एक उद्योग जहाँ पर कोई चीज़ सफल होता है वहीं पर दूसरा उद्योग भी जा करके जम अपना पीठ स्थान मतलब कि पीठ स्थापित कर लेता है। तो इस तरीके से क्षेत्र जो होता है वो एक प्रकार से केंद्र का मॉडल बन जाता है। केंद्र मतलब कि वहाँ पर विकास ध्रुव बन जाता है, वहाँ पर तमाम सारे कंपनियाँ तमाम प्रकार के उद्योग आते हैं और वहाँ पर जो है उस क्षेत्र का विकास होता है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कुछ भी विकास नहीं होता है। तो इन केंद्रों की परिधि अविकसित क्षेत्र रह गई। प्रादेशिक विकास हेतु जितना महत्व आर्थिक आधार का है उतना ही महत्व विभिन्न क्रियाओं के अंतर संबंधों का होता है। यही एक प्रकार से फ्रीडमैन का केंद्रीय परिधि मॉडल है। लैंगिक समानता किसे कहते हैं? देखें, लैंगिक समानता की अगर बात की है तो लिंग के आधार पर समानता की बात होती है, मतलब कि महिला और पुरुष आपस में समान है। लैंगिक समानता यही है। लैंगिक असमानता मतलब महिलाओं और पुरुष में समानता या उनके जैविक क्रियाओं के आधार पर भेदभाव किया जाता है कि भाई तुम महिला हो तुम पुरुष हो। तो लैंगिक समानता जो होती है महिला और पुरुष को बराबर का दर्जा देती, बराबर हक देती है। लैंगिक समानता से आशय महिलाओं और पुरुषों के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के स्तर पर समानता से। विकासशील देशों में लगभग 2/3 देशों ने प्राथमिक शिक्षा में लिंग समानता हासिल की है। 46 देशों में अब राष्ट्रीय संसद में कम से कम एक कक्ष में महिलाएं 30% से ज़्यादा सीटों पर आप देखते संसद में भी विद्यमान हो चुकी हैं। कृषि क्षेत्र के बाहर भुगतान किए गए रोजगार में महिलाओं का अनुपात 1990 में 35% से बढ़कर के 2016 तक 42% हो गया है। यानी कि महिलाओं का जो है एक प्रकार से जो क्षेत्र में दबदबा है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ करके काम कर रही हैं। क्लियर? आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मानव विकास सूचकांक क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको आप बोलते हैं। तो एक प्रकार से मानव विकास सूचकांक अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम जिसको आप यूएनडीपी कहते हैं, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। इसके तत्वावधान में यानी इसके जो है देख रेख में या इसी के द्वारा करवाए जा रहे, तो इसी के तत्वावधान में आर्थिक विकास के मापक के रूप में वर्ष 1990 में से विश्व के सदस्य देशों के मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है। इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक की अवधारणा इस आधारभूत परिकल्पना पर आधारित है कि किसी राष्ट्र के निवासी ही उस राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति होते हैं। उस देश में रह रहे लोगों की आय ही उस देश की एक प्रकार से जो है विकासशील दशा को या विकसित दशा को दर्शाती है। आर्थिक विकास का मूलभूत उद्देश्य एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना होता है, ऐसा वातावरण तैयार करना होता है जिससे लोग लंबे समय तक स्वस्थ और सुखी जीवन का आनंद उठा सकें। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये मानव विकास सूचकांक का अर्थ हुआ, मतलब हुआ। विकास का अर्थ और परिभाषा दीजिए, विकास क्या है? तो रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न आ चुका है, विकास का अर्थ और परिभाषा दीजिए। देखिए, विकास एक जटिल, व्यापक एवं सापेक्ष संकल्पना है जिसकी सर्वस्वीकृत परिभाषा देना सहज नहीं है। अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर भिन्न भिन्न आधारों को दृष्टिगत रखते हुए विकास को समझाने और परिभाषित करने का प्रयास किया है, क्योंकि विकास हर एक दशा में हर एक समय में अलग अलग हो सकता है। यहाँ के समाज में विकास की गति अलग हो और दूसरे समाजों में विकास की गति अलग हो। अलग अलग समाजों में विकास की गति अलग अलग हो सकती है। अलग अलग समय में अलग सिचुएशन में विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का। विकास की प्रक्रिया को आर्थिक और गैर आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। विकास जिसे प्रायः आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसकी परिभाषा निम्नवत दी जा सकती है, जैसे कि आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट
वह सतत प्रक्रिया यानी कि वह लगातार प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन यानी उन संसाधनों का अच्छे तरीके से हम दोहन करते हैं, उन संसाधनों को जान पाते हैं, उनसे उनका उपयोग करना जानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय, प्रति कैपिटा इनकम में निरंतर यानी लगातार और दीर्घकालीन लंबे समय की वृद्धि होती है। तो इसी को आर्थिक विकास कहते हैं, यानी एक ऐसी सतत प्रक्रिया जिसके अंतर्गत देश में जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका कुशलतापूर्वक दोहन किया जाए। परिणाम स्वरूप जब दोहन किया जाएगा तो हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और हमारी प्रति व्यक्ति आय में लगातार और निरंतर और दीर्घकालीन प्रक्रिया तक वृद्धि होगी। ठीक है। आर्थिक विषमता में कमी आएगी, क्योंकि जब पैसा लोग कमाएंगे तो आर्थिक विषमता में कमी आती है और जन सामान्य के जीवन का स्तर और कल्याण में बढ़ोतरी होती है। यही बढ़ोतरी और जन सामान्य कल्याण की जो एक प्रकार से उच्च गुणवत्ता है, यही आर्थिक विकास के पैमाने को निर्धारित करती है, आर्थिक विकास की जो है मापदंड को सेट करती है। क्लियर। तो ये है आर्थिक मापदंड। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो बच्चे इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, मान लेते हैं इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना है, ठीक है, इसका पेपर 1 का, पेपर 2 का या किसी भी सब्जेक्ट का आपको 5th सेमेस्टर का पीडीएफ प्राप्त करना है या आपको 6th सेमेस्टर में जुड़ना, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है। ठीक है। आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ जो ये क्लास चल रही है इसकी पीडीएफ, नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं, दोनों के दोनों पेपर और साथ ही साथ में एक को करिकुलर, उन दोनों तीनों का सबका मिल जाएगा मात्र 100 रुपीज़ में। अगर हो चुका तब भी आपका 100 रुपये लगेंगे। लेकिन मान लेते हैं अगर आपका एक ही पेपर बचा हुआ है और आप चाहते हैं कि और भी हमको मतलब कि एक पेपर या 2 पेपर बचा हुआ है या एक ही सब्जेक्ट बचा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको 6 सेमेस्टर का कोर्स में ज्वाइन हो जाना है। 6 सेमेस्टर में क्या होगा कि 6 सेमेस्टर के साथ ही साथ आपको जो 5th का एक सब्जेक्ट आपका बचा हुआ, यानी एक सब्जेक्ट का बचा हुआ, केवल मान लेते हैं जियोग्राफी का है या केवल एक सब्जेक्ट और आपका बचा हुआ, उसका पेपर आपका लगा हुआ है और आपको जुड़ना है, तो आप 150 रुपीज़ पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। 150 रुपीज़ में आपका 6 सेमेस्टर का उसमें ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। 6 सेमेस्टर के ग्रुप में ज्वाइन करने के साथ साथ आपका जो 5th सेमेस्टर का बचा हुआ सब्जेक्ट है उसको भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। यह बात आप ध्यान, यानी कि 150 रुपये में आपको 6 सेमेस्टर पूरा पढ़ाया जाएगा। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक आपकी क्लास वहाँ पर चलेगी, जल्दी क्लास प्रारंभ होंगी। साथ में अब 5th सेमेस्टर मतलब 6 सेमेस्टर में आपके जो 2 सब्जेक्ट होंगे मेजर वाले और एक सब्जेक्ट आपका को करिकुलर होगा, जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना होगा। जैसे 5th सेमेस्टर में आप एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ते हैं, ऐसे ही 6 सेमेस्टर में आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है। तो उसका भी कई मॉडल पेपर आपको अभी से मिल जाएगा, कुछ दिनों में मैं सब सेंड कर दूंगा। चूँकि कई क्लासेस हैं उन सभी की पीडीएफ हो जाएगी, तो अभी से आप पढ़ाई शुरू कर देंगे तो आपका ही फायदा होगा और आपको आगे चल करके ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मात्र 150 रुपये, मैं तो कहूँगा कि आप 150 रुपये पेमेंट करके आप 5th और 6th दोनों में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। तो फटाफट से SMS करके तुरंत ज्वाइन कर लें। चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बारे में कुछ बताएं। देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विकसित अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं। विकसित माने होता है जो जिनका विकास हो चुका है, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं तथा विकास के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर किए रहती हैं, पार कर चुकी होती हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। अस्थायी आर्थिक वृद्धि एवं सुरक्षा वाली अर्थव्यवस्थाएं विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। उन्नत तकनीकी यानी कि बढ़िया तकनीकी अवसंरचना वाली अर्थव्यवस्था आप विकसित अर्थव्यवस्था बन जाती है। इन देशों में आर्थिक विकास के सभी अभिसूचक ऊंचा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी हाई होती है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब क्या होता है, जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ऊंची प्रति व्यक्ति आय यानी कि हाई प्रति कैपिटा इनकम। ऊंचा औद्योगिकरण यानी वहाँ का इंडस्ट्री जो होती है वो भी हाई होती है। ठीक है। सबल अवसंरचना, उन्नत रहन सहन की जो रहने सहने की जो एक प्रकार से जो स्तर है वो भी ऊंचा होता है। स्तर आवश्यक रूप से विद्यमान रहते हैं तो वो अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो किस ऐसे देश जिन देशों में आर्थिक विकास के सभी अभिसूचक, ऊंचा सकल घरेलू उत्पाद होता है, जीडीपी ठीक होती है, प्रति कैपिटा इनकम भी ठीक ठाक होती है, ऊंचा औद्योगिकरण, सबल अवसंरचना, उन्नत रहन सहन के स्तर आवश्यक रूप से विद्यमान होते हैं, और ऐसी अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ।
देखिए, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत होती हैं ये। विश्व में ऐसे भी देश हैं जहां नागरिकों को भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता, पहनने के लिए उनको कपड़े भी सही मात्रा में नहीं मिल पाते, केवल उनको अपने कुछ जो चीज़ें हैं उनको मतलब कि कुछ ही कपड़े मिल पाते पहनने के लिए, सीमित कपड़े मिल पाते हैं। उनका जीवन स्तर बहुत नीचा होता है। यहाँ बेरोजगारी व अशिक्षा भारी मात्रा में पाई जाती है। इसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। प्रोफेसर रेगनर नक्स महोदय कहते हैं कि अल्प विकसित देश वे देश होते हैं जहां पर जनसंख्या तथा प्राकृतिक साधनों को देखते हुए विकसित देशों की तुलना में पूंजी का अभाव या पूंजी की कमी होती है। वहाँ पर संसाधन तो मौजूद है, लेकिन इतने संसाधन मौजूद होने के बावजूद वहाँ पर पूंजी नहीं है, उद्योग नहीं है कि उन संसाधनों का दोहन सही तरीके से किया जा सके। मान लेते हैं उनके पास मानव श्रम है, मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य श्रम करें तो करें किस में? उनके करने के लिए भी कोई फैक्ट्री होनी चाहिए, तो उनकी अभाव है, उनकी कमी है, इस वजह से वो चीज़ें पीछे रह जाती हैं। भारतीय योजना आयोग, जिसको एक प्रकार से नीति आयोग भी कहा जाता है, तो भारतीय योजना आयोग की दृष्टि में इसकी परिभाषा दी गई। कहा गया कि एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें मानवीय शक्ति का अल्प उपयोग होता है या उनका अनुपयोग एक ओर व प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग न होने की स्थिति दूसरी ओर साथ साथ पाई जाती है। यानी कि एक तरफ तो मानवीय शक्ति कम होती है या वो नहीं होती है, उसका प्रयोग नहीं हो पाता सही से, दूसरी ओर प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग भी नहीं हो पाता है, ठीक है, और दूसरी ओर जो है एक प्रकार से आप देखते हैं ये मानवीय शक्तियों का उपयोग, तो ये दोनों चीज़ों का प्रयोग नहीं हो पाता। ऐसे में वो अर्थव्यवस्था या वो इकोनॉमी पिछड़ जाती है या उसका विकास नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन आ चुका मृदा संसाधन। चूँकि मृदा भी एक प्राकृतिक संसाधन है, मृदा माटी हमको फ्री में प्रकृति के द्वारा मिली हुई है, तो मृदा क्या है? एक संसाधन है, प्रकृति प्रदत्त। अब उसी मृदा में आप एक किसान है, वो 1 बीघे गेहूँ बोता है, उसका 3 कुंटल निकलता है, और बगल वाला है वो उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके और नाना प्रकार की खाद वगैरह डाल करके वह एक प्रकार से क्या कर लेता है, वह जो है और 1 बीघे में 5 कुंटल गेहूँ निकाल ले रहा है। तो मिट्टी उसके लिए भी बराबर है और उसके लिए बराबर है, लेकिन कार्यक्षमता और टेक्नोलॉजी के द्वारा वो 5 कुंटल निकाल रहा है 1 बीघे में, और फलाने किसान जो है वो 3 ही कुंटल निकाल पा रहा है। तो जो 5 कुंटल निकाल रहा है वो विकसित अर्थव्यवस्था में चला जाएगा, और जो 2 कुंटल या 3 कुंटल निकाल रहा है वो अल्प विकसित या अविकसित अवस्था में चला जाएगा, ठीक है, चूँकि उसकी भर्ती ही लौट करके आएगी। अगला क्वेश्चन आ चुका, मृदा संसाधन किसे कहते हैं? तो मृदा मानव की विभिन्न गतिविधियों जैसे कि खेती करने के लिए, पशु पालने के लिए, बागवानी फसलों को लगाने के लिए आधार देती है। उपजाऊ मृदा मानव सभ्यता और विकास के लिए हमेशा से आकर्षण का स्रोत रही है। जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, इन सभी एरिया के जो भूमि हैं, नदियों के बीच की क्षेत्र की भूमि, पश्चिम बंगाल वगैरह की, इस वजह से यहाँ पर खूब अधिक मात्रा में चीज़ें होती हैं, फसलें होती हैं, चूँकि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दुआब का क्षेत्र कहलाता है। ऐसे क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होते हैं। और आप पहाड़ी वगैरह एरिया में जाएंगे या दक्षिण भारत में तो कुछ कम ही खेती होती है, अलग अलग वस्तुओं की खेती अलग अलग ज़मीनों पर होती है। तथापि प्रकृति का यह दुर्लभ उपहार अधिक मृदा अपरदन और निम्नीकरण के द्वारा जोखिम में पड़ गया है। मृदा अपरदन मिट्टी का कट करके बहना, उससे उसकी उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाती है, मिट्टी की क्वालिटी घट रही है, चूँकि तमाम प्रकार के रासायनिक खाद वगैरह का प्रयोग करके, कभी कभी एक ही फसलें बो करके या अत्यधिक चराई करके, ठीक है, तेज़ी से बंजर भूमि में मृदा बदल रही है, मरुस्थलीकरण हो रहा है भूमि का, बड़े पैमाने पर वन नाशन हो रहा है, वन की कटाई हो रही है, भूमि के वाणिज्यिक उपयोगों ने मृदा के ढांचे में असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। यानी माटी का कमर्शियल प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह के जो मलबे या उनके तमाम प्रकार के जो है चीज़ों से, फैक्ट्री वगैरह स्थापित करने से, तमाम चीज़ों को करने से मृदा जो है दूषित होती जा रही है, क्योंकि मृदा के निर्माण, उसकी नवीकरणीय योग्यता और पुनः स्थापन को काफ़ी लंबा समय चाहिए। इसलिए मृदा संरक्षण और उसकी प्राकृतिक उर्वरा शक्ति बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता है, ठीक है। तो ये है मृदा संसाधन जो कि हमको प्रकृति प्रदत्त है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है जल संसाधन। ये भी मृदा की भांति ही प्रकृति प्रदत्त है। जीवन को दीर्घकालीन आधार पर विकसित करने और बल प्रदान करने के लिए एक सर्वाधिक मूलभूत आवश्यकता जल की उपलब्धता होती है। जल ही जीवन है। कहा जाता है नील नदी को मिस्र सभ्यता का वरदान, ठीक है। क्यों? क्योंकि मिस्र की सभ्यता तभी पनपी जब नील नदी जो है वहाँ से बही, और नील नदी के आसपास की हरियाली की वजह से मिस्र की सभ्यता आज दुनिया भर के समक्ष जानी जाती है।
तो क्यों बसी? चूँकि वहाँ पर नदियाँ थी। जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता, चाहे चीन की सभ्यता, चाहे मिस्र की या मेसोपोटामिया की, सारी सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी घाटियों में ही हुआ है। ठीक है, यह सभी पारिस्थितिक तंत्रों का केंद्र है। अधिकांश प्रारंभिक मानव सभ्यताएं जल संसाधनों, विशेष रूप से उपजाऊ नदी घाटियों के समीप विकसित हुई हैं। मानवीय अनुक्रियाओं जैसे कि सभ्यताओं और बस्तियों दोनों के लिए जल अनिवार्य तत्व है। जल को विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों जैसे विद्युत उत्पादन, सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और स्थानीय क्षेत्रों को भी स्वच्छ व हरा रखने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। जल के दुरुपयोग ने जल की कमी उत्पन्न कर दी है। जल प्रदूषण से बीमारियां हो जाती हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सूखा, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जल का प्रबंध जीवन की अनिवार्य आवश्यकता होती है। ब्रटलैंड आयोग आया था। ब्रटलैंड आयोग में कहा गया इसके बारे में कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती हैं, वही सतत विकास होता है। और आज हमको सतत विकास की बड़ी ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी विकास की बात हो, चाहे वो जल संसाधनों को संरक्षण की बात हो, तभी हो पाएगी। क्योंकि हर एक क्षेत्र में विकास को लेकर के आपको सतत विकास पर ध्यान देना होगा। इससे मृदा, जल, वायु सभी की एक प्रकार से जो गुणवत्ता होगी वो एक प्रकार से बची रह पाएगी। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आते रहते हैं। प्रश्न आ चुका है अगला, स्थानीय संसाधन क्या होते हैं? देखिए, स्थानीय समस्याओं के हल खोजने और साथ ही विकास के उद्देश्यों के लिए हमें स्थानीय संसाधनों के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। सामान्यतया भूमि, मृदा, जल, वन, पशु, अन्य जीव, खनिज इत्यादि किसी एक क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक है, हर क्षेत्र में पाए जाने वाले। इसी तरह से मानव, उनका शैक्षणिक स्तर, मानवीय अनुक्रियाएं, उनका स्किल, कौशल, स्वास्थ्य का दर्जा इत्यादि मानवीय संसाधनों में आते हैं। तो यही सब स्थानीय संसाधन हैं। ठीक है, कुछ एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधन है, कुछ मानवीय संसाधन है जो हमारे आसपास विद्यमान है, वही एक प्रकार से स्थानीय संसाधनों में आते हैं। वो मानवीय अनुक्रियाएं हो सकती हैं, कौशल हो सकता है, स्वास्थ्य का दर्जा हो सकता है। ये सब मानवीय संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन में भूमि, मृदा, जल, वन, पशु ये सब होते हैं, वन्य जीव वगैरह। क्लियर? आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका, मिरडल मॉडल क्या है? मिरडल मॉडल किसे कहते हैं भाई? देखें, मिरडल ने विकास का मॉडल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समतलों पर प्रादेशिक असमानताओं के आधार पर बनाया है। जो प्रादेशिक स्तर पर समतल पर एक एरियाज पर जो असमानता फैली है उसके ऊपर बना हुआ मिरडल मॉडल। इस मॉडल में उसने अति निर्यात एवं प्रसरण प्रभावों की धारणा का प्रयोग किया है। मिरडल कहता है कि प्रादेशिक असमानताओं का मुख्य कारण अल्प विकसित देशों में प्रबल अति निर्यात प्रभाव। निर्यात माने क्या होता है? बेचना, और आयात माने होता है खरीदना, अति माने होता है बहुत ज़्यादा। तो प्रबल अति निर्यात प्रभाव और दुर्बल प्रसरण प्रभाव, इन्हीं की वजह से प्रादेशिक असमानता फैलती है। कहाँ पर? अल्प विकसित देशों में। असमानताओं के विषय में प्राचीन सैद्धांतिक मान्यताएं पूर्ण रूप से गलत हैं, क्योंकि जब भी संतुलन कुछ क्रिया विशेषों अथवा कारण विशेषों के कारण भंग होता है तो तुरंत कुछ ऐसी प्रक्रियाओं का भी जन्म होता है जो इस संतुलन की पुनः प्राप्ति की व्यवस्था करती हैं। क्योंकि संतुलन को बनाए रखने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक चीज़ की कमी आती है, दूसरी चीज़ उसकी पूर्ति के लिए आ जाता है। मिरडल ये बात बताते हैं कि भाई प्राचीन विश्लेषण में गैर आर्थिक तत्वों को कोई भी विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। वास्तविकता यह है कि विभिन्न सामाजिक तत्वों का भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक तत्वों के समान ही महत्व है, क्योंकि आर्थिक तत्वों की भांति इनमें भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। देश में प्रादेशिक असमानता का कारण आर्थिक भिन्नता है। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित रहती है तथा लाभ के उद्देश्य से चलाई जा सकती है या जाती है। वे क्षेत्र विकसित हो जाते हैं जो कि लाभ के उद्देश्य से चलाए जाते हैं तथा अन्य क्षेत्र अल्प विकसित रह जाते हैं। प्रोफेसर मिरडल का कहना है कि यदि बात बाजार शक्तियों पर ही छोड़ दी जाए और उन्हें किन्हीं नीति हस्तक्षेप से अवरुद्ध ना किया जाए तो समस्त आर्थिक संक्रियाएं या संक्रियताएं
विकासशील अर्थव्यवस्था को औसत से अधिक प्रतिफल प्रदान करेंगी, ऐसा ये इन मेरिडल का मॉडल कहता है विकास को लेकर के। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अल्प विकसित देशों में प्रबल आत्मनिर्यात प्रभावी हो जाते हैं। ठीक है, मेरिडल का मत है कि व्यापार धनी तथा प्रगतिशील प्रदेशों के पक्ष में आधारभूत पक्षपात लेकर के तथा कम विकसित देशों के प्रतिकूल परिचालन करता है। इस वजह से जो देश एक प्रकार से अमीर है वो और अमीर, और जो गरीब है चूँकि वहाँ से एक प्रकार से लोग ना अपना सामान देना चाहते हैं ना उससे कुछ सामान लेना चाहते हैं, ऐसे में वो गरीब होता चला जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, हिमालय के पार बसे लद्दाख क्षेत्र को, हिमालय के पार बसे लद्दाख क्षेत्र को कोल्ड डेजर्ट यानी कि शीत शुष्क रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट कीजिए जलवायु। देखिए हिमालय के पार यानी हिमालय के उस पार आप देखेंगे लद्दाख क्षेत्र है, उसको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, यानी कि शीत शुष्क रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत मानसून को यहाँ पहुँचने से रोक लेता है, क्योंकि मानसून जब जाता है तो पर्वतों से टकरा करके इधर ही बारिश करवा देता है, उधर जा नहीं पाता है। ठीक है, तो वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है। इस क्षेत्र में समशीतोष्ण और शुष्क जलवायु का मिश्रण रहता है। भारत के कुल शीत मरुस्थल का 87.4% हिस्सा लद्दाख क्षेत्र में तथा शेष 12.5% हिस्सा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र का तापमान सर्दियों में लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, -40 डिग्री, और इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। जो होती भी है वह बर्फ़ के रूप में होती है, बर्फबारी होती है बस। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, जो 9.2 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है, जो बहुत कम है। उपयुक्त जलवायु परिस्थितियों के कारण यहाँ ज़्यादातर भूमि कृषि व पेड़ पौधों से रहित बंजर होती है, क्योंकि पेड़ पौधे वहाँ पर और कृषि भूमि नहीं हो पाती, कृषि के लिए योग्य भूमि नहीं है। इस विषम भौगोलिक परिस्थितियों व ठंडे शुष्क रेतीले मोटे बनावट वाली मिट्टी की उपज बहुत ही कम होती है। ठीक है, द्रास, सुरू और जास्कर में भारी बर्फबारी होती है और ये कई महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कटे रहते हैं। लद्दाख में अनेक ग्लेशियर भी अवस्थित हैं, जिसमें नुब्रा घाटी में सियाचिन हिमनद 72 किलोमीटर लंबा है। यह काराकोरम क्षेत्र में सबसे लंबा ग्लेशियर है और विश्व के गैर ध्रुवीय भाग में दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन, बिचाफो एवं बोल्टो सिगार घाटी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हिमनदियां हैं। ग्लेशियर मतलब होता है बड़े बड़े जो बर्फ़ पे पहाड़ या जो पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमे रहते हैं उसी को ग्लेशियर कहा जाता है। हिम नदियाँ उन्हीं ग्लेशियर से जो टूट करके या गर्मी पड़ने पर जो बहती हैं उसी को हिम नदियाँ कहते हैं। ठीक है, लद्दाख जो है पेयजल और सिंचाई के लिए ग्लेशियर के पानी पर डिपेंड है। ग्लेशियर पिघलता है, उसी पानी को एक प्रकार से टोटी में ला करके पीते हैं। द्रास कारगिल ज़िले में 3230 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक कस्बा है। यह जोजिला दर्रा क्या होता है? दर्रा दो पर्वतों के बीच का रास्ता होता है जिससे उस पार जाया जाता है पर्वतों के, उसी को दर्रा कहते हैं, पास बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जोजिला दर्रे के चरणों में है और कश्मीर से लद्दाख जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता है। इसी कारण से इसे लद्दाख का द्वार कहा जाता है, जोजिला दर्रे को। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है, जहाँ जनवरी का तापमान -49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। लेह में शीतलतम तापमान -28 डिग्री सेल्सियस रहता है। लद्दाख में दैनिक तापांतर यानी दिन और दैनिक तापांतर मतलब कि दिन में मतलब तापमान जो ज़्यादा और कम के बीच का जो ताप होता है कि भाई किसी दिन -49 चला गया और तापमान ज़्यादा हो गया, तो उसी के बीच तापांतर जो होता है बहुत अधिक पाया जाता है। लद्दाख में नदियाँ दिन में कुछ समय ही प्रवाहित हो पाती हैं, शेष समय में वो जम जाती हैं। गर्मियाँ शुष्क और खुशनुमा होती हैं यहाँ पर। गर्मियों में तापमान 3 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इस तरीके से ये एरिया जो है शीत डिजर्ट के नाम से यानी कि कोल्ड डिजर्ट के नाम से जानी जाती है। लेह लद्दाख जो लद्दाख का एरिया है वो हिमालय के पार। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे। प्रश्न आ चुका भाई, प्रादेशिक नियोजन यानी कि रीजनल प्लानिंग जिसको आप बोलते हैं, प्रादेशिक नियोजन हिंदी में, आवश्यकता किन कारणों से हुई है, यानी क्या ज़रूरत है इसकी। देखिए, प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई। कई कारणों से प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता पड़ी है। पहला कारण, तेज गति से विकास हो रहा है और विकास करने के नाम पर मानव ने अपने स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर इस तरह का बदलाव किया है कि वातावरण में तथा हमारे पारिस्थितिकी में संतुलन जो है, हमारे पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ गया है। अब जब इको सिस्टम पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, पर्यावरण में जो है हानिकारक गैसें उत्पन्न हो चुकी हैं,
ऐसे में हमको उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। तो यानी कि प्रादेशिक नियोजन पर्यावरण प्रदूषण के लिए भी जो हो जरूरी होता है, ताकि विकास किया जाए लेकिन पर्यावरण की क्वालिटी में बिना कमी किए हुए। ठीक है, तो पहला चीज़। दूसरा चीज़, सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक असमानता को कम करने के लिए। सामाजिक और आर्थिक असमानता, समाज में कोई व्यक्ति बहुत उच्च क्वालिटी, मतलब समाज में आप देखते हैं किसी ऊंचा पद किसी को मिला, किसी को नीचा पद मिला है, तो उसको बराबर करने के लिए, कोई बहुत धनी है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, उसके लिए असमानता को कम करने के लिए तथा पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने के लिए, यानी जो इकोसिस्टम में या इकोलॉजी में, ठीक है, या पारिस्थितिकी में जो है चेंजमेंट आपको दिखता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा पर्यावरणीय चीज़ें हैं, तो उसका असंतुलन जो पर्यावरण में उत्पन्न हो जाता है, उसी असंतुलन को रोकने के लिए, कम करने के लिए प्रभावी प्रादेशिक नियोजन यानी इफेक्टिव रीजनल प्लानिंग बनाने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य करना ही प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा कारण ये है कि अलग अलग देशों की विकास की रफ्तार अलग अलग होती है, इसलिए उस देश के विकास के हिसाब से प्रादेशिक नियोजन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन मतलब अगला पॉइंट ये है कि जो देश अभी पिछड़े हैं वे लगातार प्रयत्नशील हैं कि सही तरह से नियोजन कर विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। ऐसे विकास करने के साथ साथ वो प्रादेशिक नियोजन पर भी ध्यान दें। ठीक है, तो इन कारणों से ज़रूरी है प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग उचित ढंग से किया जाता है। और अगला कारण यह है कि प्रादेशिक नियोजन में इस तरह से नीतियों को बनाया जाता है कि किसी भी संसाधन का दुरुपयोग ना हो सके। ठीक है, प्रादेशिक नियोजन में इस तरह से नीतियों को बनाया जाता है कि किसी भी संसाधन का दुरुपयोग ना हो सके। ठीक है, तो इसलिए प्रादेशिक नियोजन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और इसी कारणों से प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर के, 5 ईयर प्लान्स। पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ तथा विशेषताएं क्या हैं उसको बताएं। पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ तथा विशेषताएं। पहला लाभ है विशेषता। देखिए, पंचवर्षीय योजना को 9 जुलाई 1951 को भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके करकमलों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरी बात, इन पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन के लिए 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग, जिसको अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं, भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? स्वयं प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष का गठन, मतलब भारतीय योजना आयोग के गठन किया गया, जो कि 5 ईयर प्लान लाएगी। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कुछ योजनाओं को 5 वर्षों तक चलाया जाता है, जिससे कि देश का विकास हो सके, और फिर अगले 5 वर्ष के लिए कुछ नए प्लान के साथ, नई योजनाओं के साथ आया जाता है, और वो नई योजनाएं फिर अगले 5 साल के लिए प्रभावी होती हैं। जैसे हर एक पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ लक्ष्य रखा जाता है और उसी लक्ष्य के पूरा करने के लिए देश काम करते हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कुछ बातें, लाभ विशेषताएं उसकी। अगली विशेषता, अगला लाभ पंचवर्षीय योजनाओं की ये है कि पंचवर्षीय योजना के माध्यम से निवेश को भी बढ़ाया जाता है, यानी कि कितना, किस क्षेत्र में निवेश कितना करना है, कैसे करना है, उसको भी देखा जाता है। साथ ही साथ में इस योजनाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय, गरीबी को हटाना, पूर्ण रोजगार की बात करना, आधुनिकीकरण आदि की तरफ भी ध्यान दिया जाता है, यानी ये सभी मुद्दों पर भी काम किया जाता है। इसके अलावा अब तक देश में 13 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा चुकी है। 13 पंचे कितना होता है, आप मान करके चलो हर 5 साल पर योजनाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, जिनमें अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। इन पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा देशवासियों के जीवन शैली में सुधार लाना है। इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उत्पाद में वृद्धि करी जाती है, उत्पादन में संसाधनों का उचित आवंटन किया जाता है, और हर किसी को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है या करने का प्रयास किया जाता है। तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब उसके लाभ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, चूँकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका भाई? प्रश्न आ चुका है, एक ही राष्ट्र ने विभिन्न क्षेत्रों के संतुलित विकास पर टिप्पणी कीजिए। एक ही राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के संतुलित विकास पर टिप्पणी कीजिए। तो एक ही राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित विकास,
बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, देखिए अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रक्रिया में अंतर क्षेत्रीय असंतुलित विकास एक समस्या का रूप ग्रहण करता है। अल्प विकसित राष्ट्रों में क्या होता है कि अंतर क्षेत्रीय अलग अलग क्षेत्रों का विकास जो है अलग अलग तरीके से या किसी का विकास ज़्यादा हो जाता है, किसी का विकास ही नहीं होता है। ये सारी समस्याएं देखने को मिली हैं। इसीलिए विकास नियोजन की ज़रूरत होती है। विकास विनियोजन की वृद्धि के साथ साथ प्रायः असंतुलित विकास की गहनता में वृद्धि होती जाती है और निर्धन क्षेत्रों तथा वर्गों को विकास का लाभ संपन्न क्षेत्रों एवं संपन्न वर्गों की तुलना में कम ही प्राप्त हो पाता। कुछ क्षेत्र बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कुछ क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता, जिससे तुलनात्मक दृष्टिकोण यानी कि कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से संपन्नता और विषमता का अंतर अधिक हो जाता है। संतुलित विकास को निम्न 3 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी को एक प्रकार से संतुलित करने के लिए संतुलित विकास किया जाता है, ताकि एक क्षेत्र में जो बहुत विकास हो चुका है, क्षेत्र में विकास नहीं हो, तो इसी को तालमेल बैठाने के लिए किया जाता है बेसिकली। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। मतलब तो ये 3 तरीके से विकास होता है। ठीक है, संतुलित विकास को 3 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला अर्थ कौन सा है आपका? पहला अर्थ है क्षेत्रीय संतुलन, दूसरा है खंडीय संतुलन और तीसरा है आय वितरण संतुलन। ठीक है, क्षेत्रीय संतुलन क्या होता है? रीजनल बैलेंस। देखिए क्षेत्रीय संतुलन अपने आप में एक टॉपिक भी है, इसमें प्रश्न पूछा सकता है कि क्षेत्रीय संतुलन से आप क्या समझते हैं। तो क्षेत्रीय संतुलन से तात्पर्य किसी देश में विभिन्न भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान विकास से होता है, अर्थात विकास प्रक्रिया का संचालन इस प्रकार से किया जाए कि जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसका विकास को गतिशील रखने के साथ साथ पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र है, यानी जो विकास जिन क्षेत्रों का हो चुका उनका विकास तो किया ही जाए, लेकिन जो पिछड़ा एरिया है उसका विकास की गति को और तेज किया जाए। ठीक है, ताकि वो विकास जो विकसित एरिया है उससे समानता पे आ जाए। तो जो पिछड़े एरिया उनका विकास की गति और तीव्र की जाए, जिससे पिछड़े क्षेत्र विकसित क्षेत्रों के समान विकास का स्तर प्राप्त कर सके। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि विकास प्रक्रिया में विकसित क्षेत्रों के और विकास को उस समय तक गतिहीन रखा जाए। ऐसा नहीं कि मान लेते कोई ए क्षेत्र है उसका विकास हो चुका है, खूब तेज गति से हो रहा है, कोई बी क्षेत्र है जिसका विकास ही नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं कि इसका विकास जो है रोकना है, इसका विकास उस गति से होना चाहिए, लेकिन इसकी गति जो है थोड़ी सी और बढ़ा दी जाए, यानी इसकी गति जो है इससे भी तीव्र गति से किया जाए। यानी इसकी गति तो जो है जैसी है वैसी रहनी चाहिए, लेकिन इसकी गति विकास इसकी गति तीव्र कर दी जाए, ताकि क्या हो, ये भी इसके बराबर आकर के पहुंच जाए। इसको धीमा किए हुए, मतलब इसको धीमा किए बिना ही इसकी गति को तेज करके और इसके बराबर लाया जाना ही संतुलित विकास या संतुलन मतलब क्षेत्रीय संतुलन कहा जाता है। तो क्षेत्रों के समान विकास का स्तर प्राप्त कर सके, इसका तात्पर्य कदापि नहीं कि विकास प्रक्रिया में विकसित क्षेत्रों के और विकास को उस समय तक गतिहीन रखा जाए जब तक कि अन्य क्षेत्र इसके समान विकास स्तर प्राप्त न कर लें। विकसित क्षेत्रों के विकास को गति को तीव्र में रख करके इस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। वर्तमान युग में लगभग सभी विकासशील राष्ट्र असंतुलित क्षेत्रीय विकास के दोष से पीड़ित हैं और देशों की विकास प्रक्रिया का संचालन इस प्रकार से किया गया है कि क्षेत्रीय असंतुलन में कमी होने के स्थान पर वृद्धि होती जा रही लगातार। क्षेत्रीय असंतुलन विकास के उदय होने के कई कारण है। क्षेत्रीय असंतुलन क्यों उत्पन्न होता है उसके भी कई रीज़न है। कौन कौन से? पहला रीज़न है ऊपरी ढांचे की सुविधाओं की उपलब्धता में विषमता होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ में पिछड़े क्षेत्रों में जनमानस की विकासात्मक अभिव्यक्ति प्रायः गौण मानी जाती है या गौण रहती है। गौण माने नगण्य। पिछड़े क्षेत्र कृषि प्रधान होते हैं तथा नगरीय क्षेत्रों की सुविधाओं से वंचित रहते हैं। ये भी एक प्रकार से क्षेत्रीय असंतुलन का कारण है। तो ये कृषि कितना डेवलप कर दोगे कृषि को भी, लेकिन कृषि से उतना फ़ायदा होने वाला है नहीं। पिछड़े क्षेत्रों में निजी निवेश की प्रेरणा नहीं होती है। साथ ही साथ में मतलब कि पिछड़े क्षेत्र में कोई पूंजीपति भी अपना पूंजी नहीं लगाता है। ठीक है, पिछड़े क्षेत्रों की गरीबी आर्थिक क्रियाएं आरंभ करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो इस तरीके से ये क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न रहता है। इसी को दूर करने के लिए एक प्रकार क्षेत्रीय संतुलन की ज़रूरत पड़ती है। अगला होता है आपका खंडीय संतुलन, जिसको आप सेक्टरल बैलेंस्ड बोलते हैं। तो ये क्या होता है? खंडीय संतुलन। देखिए खंडीय संतुलन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों खास करके कृषि, खनिज उद्योग, यातायात, संचार, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि में संतुलन स्थापित किया जाता है। हर क्षेत्र में कृषि, खनिज उद्योग, यातायात, संचार, शिक्षा, प्रशिक्षण सब तालमेल में रहें। विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों में पारस्परिक
संतुलन स्थापित किए बिना विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान नहीं की जा सकती है। यानी सभी में तुलनात्मक या संतुलन बैठाना आपको बहुत जरूरी होगा। एक उद्योग अथवा व्यवसाय के उत्पादों अथवा सेवाओं का उपयोग अन्य उद्योग एवं व्यवसायों में अदाओं यानी इनपुट्स के रूप में किया जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के समस्त खंड एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और एक खंड का प्रभाव दूसरे खंड पर पड़ता है, दूसरे का तीसरे पर, तीसरे का चौथे पर, चौथे का पहले पर, इस तरीके से पड़ता रहता है। अतः जब तक अर्थव्यवस्था के सभी खंडों का विकास संतुलित रूप से नहीं किया जाता है, तब तक एक खंड की क्रियाएं दूसरे खंड की क्रियाओं को या तो रोक देती हैं, अवरुद्ध कर देती हैं, या फिर उसी को दोहराती रहती हैं, जिससे साधनों का अपव्यय होता है, साधन का बेमतलब का खर्चा होता है। अधिकतर विकासशील जो राष्ट्र हैं उसमें विकास की गति धीमी होने के कारणों में मुख्य कारण है खंडीय संतुलन, ठीक है। खंडीय संतुलन, विकास की गति धीमी जो हुई है उसका कारण है खंडीय असंतुलन, ठीक है। असंतुलन कर ले यहाँ पर, खंडीय असंतुलन की वजह से होता है। खंडीय संतुलन होगा तो नहीं होगा। आय वितरण संतुलन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस, यानी कि आय और व्यय, इसका या आय और वितरण का जो बैलेंस होगा ये भी बनाना बहुत ज़रूरी है। विकास नियोजन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में तो वृद्धि हो जाती है, परंतु आय के पुनर्वितरण द्वारा समानता उदय नहीं हो पाती। इनकम और अवसर की समानता उत्पन्न किए बिना विकास की प्रक्रिया का लाभ संपन्न वर्गों को ही अधिक मिलेगा, जिससे विषमताओं में और वृद्धि होगी। आय के विषय वितरण से समाज में उत्पन्न या समाज में संपन्न और विपन्न जन समुदाय के वर्ग स्थापित होते हैं और सामाजिक असंतुलन का उदय होता है। विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक प्रगति के साथ साथ विषमताएं और सामाजिक असंतुलन भी बढ़ता जाता है और व्यापक निर्धनता निरंतर बनी रहती है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखें, प्रश्न अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए, योजनाएं, नियोजन मॉडल व उनके उद्देश्य। कोई भी योजना होती है उसका एक नियोजन मॉडल होता है और उनका अपना उद्देश्य होता है। अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के लागू होने से एक ऐसी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिसका उद्देश्य केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना ही नहीं, बल्कि उनको जीवन स्तर को बेहतर और विविध जीवन के लिए नए नए अवसर भी प्रदान करना, ताकि वो अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो पाए। यह सब कुछ समृद्धि और सामाजिक न्याय से प्रेरित नियोजन के द्वारा प्राप्त करना था। प्रथम योजना में या प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजना की आवश्यकता और राज्य की भूमिका स्पष्ट शब्दों में बताई गई है। इसके अनुसार नियोजन में कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं नियोजन के, जिनके आधार पर नीतियां बनाई जाती हैं और ये नीतियां इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती, ताकि उद्देश्य नियोजन का पूरा या कोई प्लान जो किया जा रहा है या कोई आयोजन किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए नीति नियम बनाए जाते हैं। समस्याओं का तर्क संगत समाधान ढूंढा जाता है। कोई भी समस्या समाज में है तो साधनों और आवश्यकताओं के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करी जाती है। इस प्रकार प्रोफेसर वैद्यनाथन 1995 के अनुसार योजना की 3 प्रमुख बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। वो कहते हैं वैद्यनाथन जी कि 3 बातों पर आपको ध्यान देना होता है योजना आयोग की या योजना के बारे में। सबसे पहली बात, विकास प्रक्रिया शुरू करने हेतु उपलब्ध संसाधनों का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने हेतु नियोजन एक माध्यम है, पहली बात। दूसरी बात यह कि इस बात पर बल देता है कि केवल वर्तमान संपत्ति की असमानताएं कम करके या फिर उत्पादन बढ़ा करके गरीबी दूर नहीं की जा सकती है। अगर आप उत्पादन बढ़ा देंगे तब भी गरीबी कम नहीं होगी, या वर्तमान संपत्ति की असमानताओं को कम कर देंगे तो गरीबी कम नहीं होगी। वर्तमान सामाजिक और आर्थिक ढांचे के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों को तेज करने हेतु उद्देश्य पूर्ण हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी और रूपरेखा में परिवर्तन लाने होंगे, ताकि लोगों की मूलभूत इच्छाओं को पूरा किया जा सके। इन इच्छाओं की झलक इनमें मिलती है, जैसे रोजगार का अधिकार, शिक्षा का उपयुक्त, आय, वृद्धों, बीमारों तथा विकलांगों की सुरक्षा, और यह सुनिश्चितता कि देश के प्राकृतिक साधनों का उपयोगी जनसाधारण की भलाई के लिए हो रहा है। यह भी देखना होगा कि इससे संपत्ति और शक्ति केवल कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित ना हो जाए
इसको भी देखना पड़ता है। तो दूसरी बात। तीसरी बात ये किसी भी योजना को सफल करने के लिए कि यह भी स्वीकार किया जाता है कि नियोजक सर्वज्ञ नहीं होते। जो योजना के नियोजक होते हैं वही सर्वज्ञ, वही सर्वे सर्वा नहीं होते। तथ्यों के बारे में हमारा ज्ञान काफ़ी अधूरा रहता है और नीति बनाते समय अनुमानों का सहारा भी लेना आवश्यक होता है। अनुभव से हमें निरंतर सबक लेना पड़ता है और लेना चाहिए भी। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी समस्या या किसी भी नियोजन में सबसे ज़रूरी है कि उसका जो है उद्देश्य भी ध्यान में रखा जाए और उसको सफल बनाने के लिए 3 बातों पर ध्यान देने की बात प्रोफेसर वैद्यनाथन ने करी। ठीक है, और 3 बातें इस तरीके से थी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका, स्थानीय क्षेत्र नियोजन क्या होता है। स्थानीय क्षेत्र नियोजन, देखिए, स्थानीय स्तर पर समस्याओं और मुद्दों के समाधान से संबंधित योजना बनाने की प्रक्रिया स्थानीय क्षेत्र नियोजन कहलाती है। रीजनल प्लानिंग कहलाती है, स्थानीय क्षेत्र नियोजन कहलाता है। यानी कि छोटे स्तर पर, तो स्थानीय स्तर की समस्याओं और मुद्दों के समाधान से संबंधित जब कोई प्लान, कोई योजना बनाई जाती है तो वही प्रक्रिया स्थानीय नियोजन कहलाता है, स्थानीय क्षेत्र नियोजन कहलाता है। लोगों का कल्याण करना, स्थानीय क्षेत्र का विकास करना, इसकी प्राथमिकताएं होती हैं। यानी कि लोगों का कल्याण किया जाए, स्थानीय क्षेत्र का विकास किया जाए, यह स्थानीय क्षेत्र नियोजन का उद्देश्य होता है। सामाजिक सेवाओं व सुविधाओं को बनाए रखना, स्थानीय उत्पादों और सेवाओं की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी में लगातार बढ़ोतरी करना, और परिवेश तथा स्थानीय पर्यावरण को स्वच्छ और हरित बनाए रखना, हरा भरा बनाए रखना। इसके कुछ सतत प्रयोजन होते, सतत माने लगातार या फिर जो हमेशा से अस्थायी रहने वाले प्रयोजन हैं, यानी ये सब उद्देश्य होते हैं स्थानीय क्षेत्र नियोजन के। लोगों और स्थानों से संबंधित यह आकार में लघुतम नियोजन इकाई यानी छोटी नियोजन की इकाई होती है। ठीक है, बड़े पैमाने पर नहीं है, छोटे स्थानीय स्तर पर होती है। तो स्थानीय क्षेत्र नियोजन ये होता है। स्थानीय क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। स्थानीय क्षेत्र, देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे, स्थानीय क्षेत्र की विशेषताएं स्थान, ठिकाने और लोगों के साथ संबंध के शक्तिशाली बंधन को प्रतिबिंबित करती है, उसी को दिखाती है। स्थानीय क्षेत्र की जो विशेषताएं होती हैं वो स्थान, ठिकाने और लोगों के बीच में क्या संबंध है, इसी को दिखाने का प्रयास करती हैं। और गैर स्थानीय क्षेत्र और लोगों के संबंध में यह संबंध के निर्बल होते अनुबंध और बढ़ती हुई भिन्नताएं प्रतिबिंबित करती है। उदाहरण के लिए समुद्री समीर, समुद्र की जो हवाएं होती हैं वो, स्थानीय पवन समुद्र के किनारे काफ़ी प्रभाव डालती है और समुद्र से दूर यह निर्बल हो जाती है। तो समुद्री समीर जो होती है, स्थानीय पवन समुद्र के किनारे जो होती है वो काफ़ी प्रभाव जमाती है, लेकिन जब वो समुद्र से दूर चली जाती है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। कभी कभी स्थानीय क्षेत्र उत्पाद या पहचान इतनी लोकप्रिय और विशिष्ट बन जाती है कि दूसरे स्थानों व क्षेत्रों में उसकी मांग भी होने लगती है। स्थानीय क्षेत्र में जैसे कोई स्थान विशेष में कोई चीज़ बनाया जा रहा है, जैसे कि किसी क्षेत्र का, ऐसे मान लेते हैं लखनऊ की चिकन करी कढ़ाई हो गई, बड़ी फेमस है, तो उसकी डिमांड जो है विदेशों में होने लगी। पहले पूरे देश में हो रही थी, अब विदेशों में लोग मांगने लगे। ऐसे हर एक क्षेत्र का, ठीक है, जैसे कोल्हापुर की चप्पल, मैसूर की चंदन की अगरबत्ती, शिवकाशी के पटाखे, नागा सालें, कश्मीर की जो पश्मीना साल है वो, वाराणसी की रेशमी साड़ियाँ जो है बड़ी फेमस है, बनारसी साड़ियाँ। ठीक है, मैंने भी एक साड़ी खरीद करके लाई। मधुबनी कला, कुचिपुड़ी नृत्य, ये सब कुछ स्थानीय क्षेत्र उत्पाद हैं जो कि पूरे संसार में आज फैल गए हैं और विशिष्टताएं हैं जिनकी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत मांग है आजकल। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से ये सब एक प्रकार से स्थानीय क्षेत्र की विशेषताएं यही कि ये स्थान विशेष पे पहले पनपती हैं, लेकिन इसके बाद में पूरे एक प्रकार से क्षेत्र को अपने आप में शामिल कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, नियोजन के क्या स्तर होते हैं। नियोजन के कई स्तर होते हैं। नियोजन के स्तर, नियोजन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। एक छोटे स्थानीय क्षेत्र से प्रारंभ करते हुए इतने बड़े जितना कि विश्व स्तर तक नियोजन मानव उन्नति और क्षेत्रीय विकास का अंतरंग हिस्सा है, वहाँ तक होता है। आदिकाल से लोग अपने कार्यकलाप, गतिविधियाँ, आवास स्थान इत्यादि की योजना बनाते रहे हैं। यानी कोई भी काम करने से पहले एक प्लान होता है। जैसे कि दुर्गा पूजा ही करनी है तो एक प्लान के तहत की जाता है कि भाई हमको क्या क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले एक प्लान की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो योजना प्लानिंग वही होती है। अतः यह समय और क्षेत्र को लेकर के सतत प्रक्रिया रही है और इसका लक्ष्य लोगों का और वातावरण का कल्याण करना होता है, क्योंकि योजना के द्वारा ही कम समय में चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इससे लोगों का, जनता का, सभी का कल्याण होता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक कार्यक्रम, जिसको आप UNEP बोलते हैं,
तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इत्यादि, पर्यावरण, निर्धनता, विकास इत्यादि, ये सब एक प्रकार से नियोजन के स्तर में शामिल हैं। इत्यादि के भूमंडलीय मुद्दों के स्तर पर राष्ट्र के कल्याण और विकास के लिए राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देश के कल्याण के लिए और विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। राज्य के स्तर पर राजकीय नियोजन की परिषदें हैं जो पूरे राज्य के लिए योजना बनाती हैं। इसे प्रादेशिक योजना के नाम से भी जानते हैं या प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। जिले के स्तर पर नियोजन और विकास संस्थाएं होती हैं, एक साथ काम करती हैं और जिलाधीश योजना क्रियान्वयन का समन्वय करता है। ऐसे ही सामुदायिक विकास खंड चौथे स्तर की लघु नियोजन की इकाइयां हैं। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड के अंतर्गत लगभग 50 गांव आते हैं। ये खंड गांव और परिवार के स्तर पर योजना क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्थानीय क्षेत्र नियोजन छोटे इलाके जैसे कि गांव, बस्ती, मोहल्ले के लिए प्रधान होते हैं, वो भी योजना वगैरह बनाते हैं, कोई प्लान करके काम होता है। तो कहीं ना कहीं पे नियोजन के कई स्तर होते हैं, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो राज्य स्तर, प्रदेश स्तर, ठीक है, राज्य स्तर, देश स्तर, उच्च मतलब कि जो है कंट्री स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर, राजकीय स्तर पर। तो ये कहीं ना कहीं इसके कई स्तर होते हैं योजना के, ठीक है। विकास ध्रुव क्या होता है? ध्रुव माने पोल, समझते हैं इसको। देखिए विकास ध्रुव एक अमूर्त आर्थिक क्षेत्र होता है जो बल के क्षेत्र के रूप में काम करता है, जहां से केंद्रोपसारक बल परिधि तक निकलते हैं और जहां प्राथमिक उत्पाद मूल्य वृद्धि के लिए आकर्षित होते हैं। विकास ध्रुव एक बड़ा शहर है जहां आर्थिक गतिविधियां, उद्योग और सेवाएं आर्थिक बाहिरिताओं के कारण से बड़े पैमाने पर संचालित होती हैं और परिधि के लोग उत्पादों की बिक्री और खरीदार के लिए शहर में आते हैं। जैसे कि मान लेते हैं किसी एक जगहों पर कोई उद्योग आकर के बसा। अब मान लेते हैं किसी स्थान पर चीनी मतलब कि चीनी की मिल आई बनी। अब चीनी की मिल बन गई अगर उस स्थान पर, तो क्या होगा, एक विकास का ये ध्रुव मॉडल हो गया, यहाँ पर ध्रुव हो गया, मतलब कि केंद्र में बसा, चीनी की मिल खुली। चीनी की मिल आ जाने से चीनी की जो खुइया और गन्ने की जो खुइया होती है उससे कागज़ बनता है, तो यहीं पर कागज़ उद्योग भी आ जाएगा धीरे धीरे। कागज़ उद्योग के साथ साथ यहीं पर चीनी की मिल के अलावा यहाँ पर एक प्रकार से और क्या बनेगा, कागज़ उद्योग के अलावा यहीं पर आपका मदिरा भी बनेगी, ठीक है, मदिरा वाले भी एरिया हो जाएंगे, क्योंकि इससे गन्ने के रस से मदिरा भी बन सकती है। इसके अलावा जब मदिरा बनेगी, कागज़ का उद्योग हो जाएगा, यहाँ पर अलग अलग से लोग काम करने आएंगे। अब इसके अलावा और भी एक आध उद्योग, तब तक यहीं पर आप देखते हैं कोई उद्योग और आ गए, जैसे कि कोई और कंपनी आ गई, जैसे कि चीनी की कंपनी थी ये, तो कोई और कंपनी यहाँ पर आ गई, स्थापित हो गई इसी कंपनी से रिलेटेड, या कोई दूसरी कंपनी आ गई, उससे रिलेटेड 4-5 कंपनियाँ और आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे एरिया, इसी एरिया में एक कंपनी के स्थापित से उससे संबंधित कंपनियाँ, उससे क्षेत्र से उससे संबंधित कंपनियाँ, इस तरीके तमाम कंपनियाँ इकट्ठे जब हो जाती हैं तो एक प्रकार से एक पोल बन जाता है, विकास का एक ध्रुव बन जाता है, ठीक है। वहाँ पर विकास तमाम हो चूँकि कई सारे उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं, ऐसे में अलग अलग शहरों से लोग उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर दिशा में आते रहते हैं। जब उस पर्टिकुलर दिशा में तमाम सारे लोग आते रहते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर एक पूरा शहर बन जाता है, औद्योगिकरण होता है, नगरीकरण की तरफ बढ़ जाता है। यही सब कारण होते हैं। विकास ध्रुव में कई सारे जो है क्षेत्र के कई सारे विकास के पैमाने यहाँ पर आते हैं। विकास ध्रुव सिद्धांत क्या होता है? देखिए 1955 में फ्रांस के क्षेत्रीय अर्थशास्त्री फ्रांकोइस पैरोक्स द्वारा विकास ध्रुवीय सिद्धांत विकसित किया गया था। वे आर्थिक विकास की घटना और संरचना परिवर्तन की प्रक्रिया से चिंतित रहा करते थे। उन्होंने यह समझने का प्रयास किया कि आर्थिक विकास की आधुनिक प्रक्रिया कैसे संतुलित की जाए। आर्थिक विकास की जो आधुनिक प्रक्रिया है उसको कैसे तालमेल या कैसे संतुलित किया जाए। संतुलित विकास की स्थिर अवधारणा से भटकती है और उसकी दलीलें नवाचारों यानी जो नवीन चीज़ें हैं और बड़े पैमाने पर फर्मों की भूमिका के बारे में शुम्पीटर के सिद्धांतों पर आधारित थीं। तो इस तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयास किया और आर्थिक विकास की आधुनिक प्रक्रिया कैसे संतुलित विकास की स्थिर अवधारणा से भटकती है, उस सभी चीज़ों को बताने का प्रयास किया। विकास ध्रुव सिद्धांत की क्या मान्यताएं हैं, इसको समझेंगे तो विकास ध्रुव और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। देखिए डेवलपमेंट जो आपका पोल होता है, विकास ध्रुव होता है, इसके सिद्धांत की कई मान्यताएं हैं। पहली मान्यता असंतुलित विकास। देखिए आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर जगह नहीं बल्कि कुछ अनुकूल स्थानों पर ही होता है, ठीक है। तो जैसे जहाँ पर अनुकूल स्थान मतलब कि विकास कहाँ पर होगा, कोई उद्योग कहाँ कर जहाँ पर स्थापित होगा, जहाँ पर जैसे उत्पादन के साधन होंगे, रॉ मटेरियल मिलेगा, कच्चे माल मिलेंगे, जहाँ पर श्रम शक्ति मिलेगी सस्ती, जहाँ पर संचार के साधन होंगे, कम्युनिकेट यानी कि फ़ोन वगैरह काम होगा, टावर वगैरह होंगे, जहाँ पर यातायात के साधन होंगे, ठीक है, जहाँ पर जल खाने की व्यवस्था होगी, वहीं पर कोई उद्योग स्थापित किया जाएगा ना, यानी कि अनुकूलतम स्थानों पर होता है। तो पहली बात। दूसरी बात बाह्यताएँ।
विकास ध्रुव में सकारात्मक आर्थिक बाध्यताएं होती हैं, इसीलिए विकास ध्रुव के भीतर स्थित कोई भी कंपनी या कोई भी उद्योग कुछ ऐसे लाभों या कोई भी फर्म माने उद्योग, कोई भी फर्म कुछ ऐसे लाभों का अनुभव करेगी जो उसे विकास ध्रुव के बाहर अनुभव नहीं किए जाए होंगे। यानी कि उस एरिया में वो विकास या उद्योग या धंधा इसलिए आएगा क्योंकि उसको लगेगा कि इस एरिया में हमको ज़्यादा लाभ हो रहा है, तब उस एरिया में आएगा, अन्यथा वो नहीं आएगा। समूहीकरण, समूहन एक शहर से में बहुत सारी फर्मों, उद्योगों और आवासीय क्षेत्रों के संचय की एक प्रक्रिया होती है। देखिए, एक दुकान खुलती तो वहाँ पर कई दुकानें फिर धीरे धीरे खुलने लगती है। जैसे आप कभी कभी मार्केट में देखे होंगे, मोबाइल की दुकान है तो लगातार मोबाइल की दुकान है, डॉक्टर की दुकान डॉक्टर की दुकान है, तमाम सारे शहरों में ऐसे देखे होंगे। चूँकि वो एरिया फिक्स हो जाती है कि भाई यहाँ पर लोग एक का चल रहा है तो हमारा भी चलेगा, फिर उसका भी चलेगा, चूँकि इस तरीके से वो चीज़ें होने लगती हैं। चौथा आपका क्या होता है, आगे और पीछे के संबंध। ठीक है, विकास ध्रुव का अपने भीतरी इलाकों के साथ आगे और पीछे के संबंध है। बैकवर्ड लिंकेज का तात्पर्य उत्पादों द्वारा भीतरी इलाकों में विकास ध्रुव तक कच्चे माल और प्राथमिक वस्तुओं की आपूर्ति से होता है। फॉरवर्ड लिंकेज का तात्पर्य विकास ध्रुव द्वारा या तो भीतरी इलाकों या अन्य क्षेत्रों में तैयार उत्पादों की बिक्री से होता है। कुल मिलाकर के उससे रिलेटेड जो क्षेत्र होते हैं, व्यापार होते हैं, वो भी उसी एरिया में होते हैं, इसलिए उसको ज़रूरी होता है कि वहाँ पर चीज़ें की जाए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न आ चुका, भैया नियोजन की मुख्य चुनौतियां बताएं। नियोजन की कई चुनौतियां हैं। देखें, किसी कार्यक्रम के नियोजन की सफलता के लिए गंभीर चुनौतियां होती हैं। अक्सर नियोजन शुरू कर दिया जाता है और क्षेत्र व लोगों जिनके लिए योजना बनाई जाती है, प्लान बनाया जाता है, उन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में हम यथोचित विचार नहीं कर पाते कि इस प्लान का जिस पर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नियोजन क्योंकि ऊंचे से नीचे या ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो यह जिन क्षेत्रों और लोगों के लिए बनाया जाता है उन तक पहुंचने के लिए पहले विभिन्न स्तरों पर अवरुद्ध होता है या हो जाता है। तुलनात्मक रूप से उच्च आर्थिक विकास के बावजूद भारत सामाजिक प्रगति के मामले में निरंतर पीछे चल रहा है। चूँकि योजना बनी कि देश की जनता तक हमको योजना पहुंचाना, लेकिन तमाम सारे ऑफिस से योजना आते आते एकदम से ख़त्म हो जाती, तब जाकर के जनता तक पहुंचती है। हमारे देश में निर्धन, कुपोषित और निरक्षर व्यक्तियों का अधिकतम संकेंद्रण रहा है। इन गंभीर चुनौतियों को सरकारी या कुछ गैर सरकारी एजेंसी स्तर के जरिए नहीं संचालित किया जा सकता। इसके लिए स्थानीय लोगों की प्रभावपूर्ण सहभागिता और सहयोग की ज़रूरत होती है। लोग चाहते हैं और योजना बनाते हैं कि सड़क उनके घर के दरवाजे तक पहुँचे, प्रत्येक बच्चा स्कूल में पढ़े, उनके पास उच्च ऊर्जा और सुरक्षित पेयजल हों। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सारी चीज़ें की जाती कि भाई सभी के लिए व्यवस्थित हो। सभी सरकार चाहती कि हम कुछ सब कुछ कर पाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उनके पास ऊर्जा और सुरक्षित पेयजल हो, उनके पास खेतों की सिंचाई के लिए जल हो, अपने स्थानीय उत्पादों को बेचने के लिए बाजार हो। अतः स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा आधारिक ढांचा लोगों को जागरूकता, उनकी प्रभावपूर्ण सहभागिता और उनकी सक्रियता सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है, जो कि नियोजन कार्यक्रम या कार्यक्रम के नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक है। यदि नियोजन को सफल करना है तो उसे बनाए रखना है तो पारिस्थितिकी और आर्थिक पहलुओं में पूर्ण संतुलन होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी योजना को लागू करने के लिए, किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए उसके तहकीकात की बहुत ज़रूरत होती है, उसको उचित मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत होती है। योजना बनाने से कुछ नहीं होता, योजना को एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। स्थानीय क्षेत्र नियोजन की मूलभूत आवश्यकताएं निम्नलिखित है। पहली आवश्यकता ये है स्थानीय क्षेत्र नियोजन की कि उद्देश्यों और लक्ष्यों को सुव्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त किया जाए। यानी जो भी योजना का लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको अच्छे तरीके से बताया जाए जनता को कि आपके लिए योजना आ रही, इसका उद्देश्य ये है, इससे ये लाभ होगा, ताकि जनता तक वो लाभ पता चले। तब जनता को लाभ नहीं मिलेगा तो जनता फिर वो बोलेगी। ठीक है, तो सरकार को पता चलेगा कि हमारा हमने जो लक्ष्य रखा था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। नियोजन के लक्ष्य और प्राथमिकताएं जिन्हें प्राप्त करना है को निर्धारित करना, कि भाई किस लक्ष्य को या किसको प्राथमिकता देनी, किस लक्ष्य को हमको प्राप्त करना, उसको निर्धारित किया जाए। योजना को कार्यान्वित करने के लिए संसाधनों का संग्रह किया जाए। योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सामाजिक समूह या संगठन को बनाया जाए, ताकि वो संगठन, वो सामाजिक समूह आवश्यकताओं को समझे और लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करे।
पांचवी बात की गई प्रगति का नियमित मूल्यांकन किया जाए और जांच पड़ताल की जाए कि जो योजना हमने बनाई थी, जिस लिए बनाई थी, क्या वो चीज़ें सही हुई कि नहीं हुई, इसकी पूरी जांच पड़ताल करी जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलें। प्रश्न अगला आ चुका है, भारत में कृषि तथा सिंचाई पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, कृषि और सिंचाई। लद्दाख एक शुष्क रेगिस्तान है और इसकी शुष्क जलवायु कृषि के लिए परिस्थितियों को दुष्कर बताती है। लद्दाख में कृषि की सीमित संभावनाएं हैं। प्राकृतिक सीमाओं के कारण से यहाँ निर्वाह कृषि होती है। निर्वाह मतलब कि केवल जीवन जीने के लिए होती है। अधिकांशतः जौ, गेहूँ, कुट्टू और उड़द की पैदावार का इस्तेमाल क्षेत्र यहाँ पर लोग करते हैं। अपने मुख्य व्यवसाय भोजन के रूप में बेसिकली करते हैं इन चीज़ों फसलों का उत्पादन। लद्दाख में कृषि का प्रमुख क्षेत्र कारजोक और तसो मोरारी झील का क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त सदावाही नदियों की घाटी क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर कृषि कार्य किए जाते हैं। यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ पश्मीना उत्पत्तिकर्ता पश्मीना की साल बड़ी फेमस है। लद्दाख आधुनिक तकनीकी से प्रेरित और सब्सिडी योजनाओं के द्वारा समर्थित कृषि का पुनरुद्धार देख रहा है। प्लास्टिक कल्चर जैसी ग्रीन हाउस तकनीकी ने लद्दाख में उत्पादन की संभावनाओं में क्रांति ला दी है। बड़ी संख्या में ग्रीन हाउस और बर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी हैं। ग्रीन हाउस क्या होते हैं? ऐसे हाउस जो कि ऐसे एरिया बनाना जिससे क्या हो, वातावरण के जो ऊर्जा है वो रुक सके और वहाँ पर जो है तापमान थोड़ा सा बढ़ जाए, जिससे तापमान जो उच्च तापमान पर होने वाली फसलें हैं वो भी वहाँ पर उत्पादित हो पाएँ। और सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेह के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसे केंद्र शासित प्रशासन का सहयोग प्राप्त है। इसके तहत क्षेत्र में निरंतर विकास के चलते लेह क्षेत्र को 2025 तक जैविक क्षेत्र में बदलने की योजना बनाई गई है। ठीक है, तो ये सब भारत में कृषि को लेकर के चीज़ें करी जा रही हैं और खास करके लेह लद्दाख को। लद्दाख पेयजल और सिंचाई के लिए ग्लेशियर के पानी पर डिपेंड है। लद्दाख के 90% किसान सिंचाई के लिए बर्फ़ के पिघलते वाले पानी का प्रयोग करके सिंचाई करते हैं। आंतरिक ग्लेशियरों से छोटी नदियों का जन्म होता है। हालांकि सिंधु, श्योक और अन्य सहायक नदियों पर सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी कर दिया गया है। अधिक बंजर भूमि को खेती के लायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कारगिल के बोध खर्ब में एक याक पालन फार्म पर 5 किलोवाट सौर संयंत्र और 3 हॉर्स पावर सब मर्सिबल पंप के साथ पहले सौर लिफ्ट सिंचाई संयंत्र सहित सिंचाई के लिए नई तकनीकी का आरंभ किया गया है, जो कि सिंचाई के नई तकनीकों पर डिपेंडेंट है, मतलब वो होती है। बागवानी की फसलें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान करने की क्षमता रखती हैं। खुबानी और सेब यहाँ की 2 प्रमुख फसलें हैं, बागवानी फसलें हैं बेसिकली। लद्दाख भारत में 62% हिस्से के साथ खुबानी का सबसे बड़ा उत्पादक है। लद्दाख में नाशपाती, आड़ू, बेर, चेरी, अखरोट और बादाम की फसलें होती हैं। इसीलिए आप देखते हैं जब आप जम्मू कश्मीर जाते हैं तो बादाम खूब मिलते हैं, क्योंकि वो लेह लद्दाख के एरिया से आते हैं। लद्दाख भारत में कुल 13,000 हेक्टेयर के साथ 70% से अधिक प्राकृतिक सी बकथार यानी समुद्री झरबेरी संसाधन का प्रमुख स्थल होता है। ठीक है, तो ये कृषि वगैरह हैं भारत की, जो उत्तरी भारत लेह लद्दाख की बेसिकली। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये प्रश्न जरूर आएगा। प्रश्न सतत विकास एजेंडा 2023 की मुख्य शर्तों पर प्रकाश डालिए। संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 में जो 17 लक्ष्य रखे गए हो क्या है उसके बारे में बताएं। 17 लक्ष्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला लक्ष्य है आपका, पहला लक्ष्य गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति करी जाएगी। यानी सतत विकास का जो एजेंडा रखा गया, जो लक्ष्य रखा गया, संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा रखा गया 17 लक्ष्य। पहला लक्ष्य 2030 तक पूरा किया जाएगा इसको। पहला लक्ष्य है गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति करी जाएगी। दूसरा लक्ष्य है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरा लक्ष्य रखा गया है सभी आयु के लोगों यानी सभी उम्र के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ाया जाएगा। चौथा लक्ष्य रखा गया है समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर भी दिया जाएगा। पांचवा लक्ष्य रखा गया है लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ
ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त भी बनाने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि पुरुष और महिला को बराबर का दर्जा देने का पूरा प्लान है। इसके अलावा सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की जो उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी एक प्रकार से यहाँ पर पूरा प्लान है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो है 8वां आपका वो है सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँचने या पहुँच सुनिश्चित करने का उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है आपका सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। अगला लक्ष्य है लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। अगला लक्ष्य देशों के बीच और भीतर असमानता को जन्म देना। ठीक है, देशों के बीच और भीतर असमानता जो है उसको कम करना। ठीक है, जन्म नहीं, कम करना उसको। ठीक है, ताकि जो असमानता फैली है उसको कम किया जाए। इसके अलावा सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण किया जाना। अगला लक्ष्य है अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 2030 तक ये सब लक्ष्य पूरा करे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सहस्त्राब्दी लक्ष्य है ये। ठीक है, अगला है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। इसके अलावा अस्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना और उन संसाधनों का उपयोग करना, ये लक्ष्य रखा गया। अगला लक्ष्य है सतत उपयोग को बढ़ावा देने। सतत माने होता है कि ऐसा उपयोग किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहें और हम भी एक प्रकार से उपयोग कर सकें, यानी संसाधनों का विवेक संबद्ध दोहन, संसाधनों का तर्कपूर्ण दोहन करना ही सतत विकास होता है। सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियाँ, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना, ये भी उद्देश्य है। अगला उद्देश्य इसका रखा गया है सतत विकास का। सतत विकास लक्ष्य में अगला उद्देश्य है 16वां, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के लिए के साथ ही साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी करना, जवाबदेहपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके, सभी के प्रति उत्तरदायी भी बनाना इसको, ताकि सभी इससे उत्तर मतलब ऊपर से पूछे कोई गलतियाँ ना हो। ठीक है, तो सतत विकास शांतिपूर्ण समावेशी समिति बनाई जाए, वो समितियाँ जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता उन समितियों से क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, सब चीज़ें बताएं। सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना, यानी कि किसी भी काम को करने की जो एक प्रक्रिया होती है उसको मजबूत करना। ठीक है, ये 17 लक्ष्य रखे गए हैं सतत विकास के, जो पूरे करने हैं 2030 तक। ठीक है, क्या थे MDGs गोल? ठीक है, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या थे? ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2000 ईस्वी में फ्रेम को स्वीकार किया गया था इसको, लेकिन लक्ष्यों को की 1990 के स्तर पर गणना की गई है। ये 2015 तक के लिए थे और इसके अंतर्गत 8 लक्ष्य थे और 18 टारगेट्स रखे गए थे। ये था आपका MDGs यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 1990 की पर गणना की गई थी, 2015 तक पूरे करने थे। UNDP की भूमिका इसमें क्या रही? SDG 1 जनवरी 2016 से प्रभाव में आया। SDGs गोल जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये अलग हैं। हम पढ़ रहे SDGs जो 17 हैं, ये 1 जनवरी 2016 से प्रभाव में आ गए थे। UNDP की निगरानी व संरक्षण में ये अगले 15 सालों तक प्रभावी रहेंगे, यानी 2015-16 में आए तो 2030 तक ये पूरे किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख SDGs लक्ष्य प्राप्ति कार्य करने वाली संस्था UNDP विश्व के 170 देशों में इन लक्ष्यों की प्राप्ति पर नज़र रखेगी, यानी विश्व के 170 देशों में इन 17 लक्ष्यों को करने के लिए काम करेगी। इसके अलावा UNDP का प्रमुख लक्ष्य इन देशों में गरीबी को ख़त्म करना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन देना, पर्यावरण परिवर्तन और आपदा परिवर्तन पर कार्य करना तथा आर्थिक समानता प्राप्ति आदि पर ज़्यादातर केंद्रित रहेगा, ये भी काम करना। इसके अलावा SDGs लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सभी लोगों को आपसी सहयोग से काम करना होगा, ये बात भी बताई गई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सतत विकास लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य होता है विश्व से गरीबों को पूर्णतः खत्म करना तथा सभी समाजों में सामाजिक न्याय, पूर्ण समानता स्थापित करना, ताकि सभी समाज में सभी लोग बराबर हों, नर नारी की जो है इनइक्वलिटी वो ख़त्म हो। भारत को भी गंभीरता से इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करना चाहिए। ऐसे ही हर एक देश को जो 170 देश है उन सभी को भी ऐसे काम करना चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
राजनीति विज्ञान का पेपर 2 भी मैं दे चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा। लोक प्रशासन के सिद्धांत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा लेक्चर मैंने 5th सेमेस्टर का पेपर 2 में जो विस्तार से पूछा गया था आपके, और पूछा भी गया यूनिवर्सिटी में, कई विश्वविद्यालय में आया, तो मैंने इसको भी दे दिया। आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ऐसे आपका ज्योग्राफी का भी आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोस लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूं। पॉलिटिकल साइंस का आ चुका है, ज्योग्राफी का पेपर 1 आ चुका, पेपर 2 आपका पहले से दिया हुआ है मैंने, फिर से एक बार मैं दे दूंगा अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, ऐसे हर एक सब्जेक्ट का आएगा आपका। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, गुड नाइट, आई लव यू।